हेलो, मेरा नाम है रियाश्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव का नया शो जिसका नाम है खबर विलायती। हमारा मोटिव है विदेश की खबरें आपको बताना देसी भाषा में, जिससे हम सबको दुनिया की सारी खबरों और इश्यूज का आइडिया हो और हम जान पाएं कि विदेश में होने वाली घटनाओं का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, चलिए जानते हैं विलायती खबरें। आज इस वीडियो में बात करेंगे इन खबरों की। जानेंगे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बदहाली के बीच पीएम मोदी पर बहस क्यों हो रही है। बात होगी चीन को लगे बड़े झटके की, जिससे भारत को कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। नेपाल प्लेन क्रैश की असली कहानी भी जानेंगे इस वीडियो में। जानेंगे कि मुस्लिम देश यूएई में विशाल हिंदू मंदिर क्यों बनवाना चाहते हैं वहां के राष्ट्रपति। और बात होगी रशिया यूक्रेन वॉर में आए नए अपडेट की। लेकिन उससे पहले इस शो की शुरुआत होगी एक जीके के क्वेश्चन से, जिसका जवाब हम चाहेंगे कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम तो भी बुलेटिन के अंत में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। भारत पाकिस्तान का बंटवारा 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन आज ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान की सीमाएं कब खींची गई थी। जवाब हम चाहेंगे कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट मंथ और एग्जैक्ट ईयर। चलिए अब खबरों पर चलते हैं। पाकिस्तान के आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान को कई देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। इस सब के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको भीख मांगने में काफी शर्म आने लगी है, लेकिन इसके सिवाय उनके पास कोई और चारा नहीं है। इस बुरे वक्त में शरीफ सरकार का रुख भारत की तरफ बदल गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अल अरबिया को दिए एक इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर समस्या पर बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि हमें बातचीत की मेज पर बैठकर हर मुद्दे को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। पाकिस्तान समझ गया है कि पाक और भारत के बीच अच्छे संबंध होना कितना जरूरी है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का एक बयान भी पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में हो रहा है मोदी मोदी। सुनिए पीएम मोदी का ये बयान। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। अब समझते हैं कि पाकिस्तान के इन बुरे हालातों से भारत को क्या फर्क पड़ता है। दरअसल दोनों देशों के बीच व्यापार 2019 से प्रभावित है, जब भारत प्रशासित कश्मीर से जुड़ी 2 घटनाएं हुई थी। कश्मीर में पुलवामा में चरमपंथी हमले में 40 सुरक्षा बलों की मौत हो गई थी, जिसके लिए भारत पाकिस्तान को जिम्मेदार बताता है। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था और वहां से आयात होने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी थी। इसका प्रभाव इतना गंभीर था कि उसी साल जनवरी से लेकर मार्च के बीच पाकिस्तान से होने वाले आयात में 91% गिरावट हुई थी। इसके बाद अगस्त 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, तो पाकिस्तान ने भारत से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। दोनों देशों के बीच व्यापार रद्द होने से कुछ क्षेत्रों में काफी असर हुआ। पाकिस्तान में जहां कपड़ा उद्योग और चीनी का बाजार इससे प्रभावित हुआ, तो वहीं भारत में इसके कारण सीमेंट उद्योग, छुआरे और सेंधा नमक के बाजार पर असर पड़ा। ऐसे में कुछ इंडियन कंपनीज हैं जिनका काफी बुरा हाल हो गया है, क्योंकि वो लॉस में चल रही हैं। पाकिस्तान के बुरे हाल का असर इंडियन कंपनीज जैसे कि जिंदल और टाटा पर भी देखने को मिल रहा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक जिंदल ग्रुप का पाकिस्तान में अच्छा खासा बिजनेस रहा है। स्टील इंडस्ट्रीज के अलावा ये ग्रुप एनर्जी सेक्टर में भी सक्रिय है। अब अगर वहाँ के सभी बिजनेसेस पर इस संकट का असर पड़ता है, तो इस कंपनी पर भी वैसा ही असर पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्थिक विकास में टाटा ग्रुप टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का अच्छा खासा योगदान है। अब अगर वहाँ के सभी कारोबार का दिवालिया होना तय है, तो उसका असर इन भारतीय कंपनियों पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का असर भारत से पाकिस्तान भेजे जाने वाले सामानों पर भी हो रहा है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने साल 2021 में भारत से लगभग 503 मिलियन डॉलर्स का आयात किया है। इस दौरान भारत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, चीनी, कॉफ़ी, चाय, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक के सामान पाकिस्तान भेजे गए। ऐसे में पाकिस्तान की खराब होती हालत इन सामानों से जुड़ी भारतीय कंपनियों के कारोबार को प्रभावित कर सकती है और इन कंपनियों को वित्तीय घाटा उठाना पड़ सकता है। दुनिया में सैन्य और आर्थिक ताकत के बल पर दादागिरी कर रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बड़ा झटका लगा है। चीन ने देश में बढ़ती बुजुर्गों की आबादी और गिरती जन्म दर के बीच 60 साल में पहली बार समग्र जनसंख्या में गिरावट आने की घोषणा की है। देश में पिछले वर्ष की तुलना में 2022 के अंत में आबादी 8,50,000 कम रही। जनसंख्या कम होने के पीछे कई कारण हैं। चीन की आबादी तेजी से घटने का कारण कोरोना महामारी को ही माना जाता रहा है। चीन का मानना है कि कोरोना की वजह से शादियों में भी गिरावट आई। यहाँ तक कि चीन की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से भी काफ़ी फैमिलीज आइसोलेटेड रहीं, जिनकी वजह से जनसंख्या पर भारी असर पड़ा। सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ साल 2022 में सबसे खराब निकली। साल 2022 में चीन की आर्थिक वृद्धि लगभग आधी सदी में अपने सबसे खराब स्तर पर आ गई, क्योंकि सख्त कोविड पाबंदियों और प्रॉपर्टी मार्केट में गिरावट ने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। ऐसे में कई कंपनीज चाइना से बिजनेस प्लान्स शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सख्त लॉकडाउन के सिलसिले और बढ़ती लेबर कॉस्ट ने चीन का आकर्षण घटाया है। ऐसे में भारत की ओर काफ़ी कंपनीज की नजरें हैं। भारत की 1.25 अरब से ज़्यादा की आबादी और उसमें भी नौजवानों की बड़ी संख्या। यहाँ 52% लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। यहाँ भी आबादी में नौजवानों का हिस्सा घटने का अनुमान है, लेकिन कम से कम 15 वर्षों तक युवाओं का हिस्सा 40% से ज़्यादा बना रहेगा। सबको सस्ती और अच्छी शिक्षा देने में बड़ी चुनौतियां तो हैं, लेकिन इंजीनियरिंग और ख़ास तौर से सॉफ्टवेयर स्किल के मामले में भारत के लोगों पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। यहाँ आबादी ज़्यादा है, यानी कंपनियों के लिए बड़ा बाजार है। रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस दिशा में भी सरकारों ने जोर बढ़ाया है। मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं तो हैं ही, टैक्स छूट सहित तमाम रियायतें भी दी जा रही हैं। भारत के फेवर में ये बात भी है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच इसकी ग्रोथ ज़्यादा सुस्त नहीं पड़ी है और अभी भी 6 से 7% ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में कई कंपनीज चाइना से अपने प्लान हटाकर भारत की तरफ रुख कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं अपने एक और पड़ोसी देश की, जहां पर एक बेहद दुखद घटना हुई थी। नेपाल प्लेन क्रैश की असली कहानी आज आपको बताते हैं। नेपाल के पोखरा में रविवार को हुई विमान दुर्घटना में 72 यात्रियों में से अब तक 70 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल थे। लेकिन अभी भी 2 लोगों की बॉडीज बरामद नहीं हो सकी हैं, जिसकी तलाश जारी है। वहीं सेना ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अभी तक उसे कोई भी जिंदा नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। इस ब्लैक बॉक्स के जरिए हादसे का कारण पता लगाया जा सकेगा। यति एयरलाइंस के एक विमान ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रविवार सुबह 10:33 पर उड़ान भरी थी और उतरते समय कुछ ही मिनट पहले पुराने हवाई अड्डे और नए हवाई अड्डे के बीच सेती नदी के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ये विमान। आज ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि नेपाल में इतने हवाई हादसे क्यों होते हैं। पहला कारण, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में ही स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 9 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत की चोटियों में से 8 नेपाल में ही पड़ती हैं। इनकी वजह से हवाई ऑपरेशन में कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा कारण, दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक लुक्ला एयरपोर्ट भी नेपाल में ही स्थित है। इस एयरपोर्ट के रनवे को पहाड़ों के बीच चट्टान को काटकर बनाया गया है, जहां प्लेन को सुरक्षित उतारना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। इस एयरपोर्ट के एक तरफ रनवे तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो बचना बेहद मुश्किल है। तीसरा कारण, सकरी घाटियों के चलते विमानों को मोड़ने में दिक्कत।
नेपाल की भौगोलिक स्थिति भी काफी हद तक यहाँ के विमान हादसों के लिए जिम्मेदार है। यहाँ कई ऊंची ऊंची चोटियों के बीच सकरी घाटियां हैं, जहाँ कई बार विमानों को मोड़ने में बेहद दिक्कतें होती हैं। यहाँ हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट समुद्र तल से 1338 मीटर्स की ऊंचाई पर एक सकरी घाटी में बना हुआ है। चौथा कारण, नेपाल का खराब मौसम और प्राकृतिक बनावट। नेपाल में ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, जहां ठंड के दिनों में मौसम ज्यादातर खराब ही रहता है। कई बार यहां घने कोहरे और धुंध के चलते रनवे नजर ही नहीं आता है। इसके अलावा नेपाल की प्राकृतिक बनावट और खराब रेगुलेशन भी हादसों के लिए जिम्मेदार होता है। संयुक्त अरब अमीरत यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर के लिए एक नहीं 2 योजनाएं बनाई हैं। जायद की दिली तमन्ना है कि ये मंदिर साधारण नहीं हो बल्कि एक विशाल हिंदू मंदिर हो। वो चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएं वो मंदिर को दिल में बसा कर जाएं। मंदिर को BAPS स्वामी नारायण संस्था की तरफ से बनाया जा रहा है। संस्था के पूज्य ब्रह्म विहारी दास स्वामी ने इस बात की जानकारी दी है। ब्रह्म विहारी दास अबू धाबी में बनने वाले मंदिर के मुखिया हैं। उन्होंने बताया कि प्रमुख स्वामी महाराज अप्रैल 1997 में UAE के दौरे पर आए थे। उसी समय उन्होंने इच्छा जताई थी कि राजधानी में एक विशाल मंदिर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी इस बात को सोचकर आश्चर्य होता है कि अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है। करीब 1000 बुद्धिमान लोगों ने मुझे बताया कि अबू धाबी में यहाँ पर पत्थर वाले मंदिर का निर्माण काफी मुश्किल काम है, लेकिन हम प्रमुख स्वामी महाराज के साल 1997 में की गई प्रार्थनाओं से मिली ऊर्जा पर भरोसा कर रहे थे और उसी वजह से आज ये सपना पूरा हो सका है। अगस्त 2015 में UAE की सरकार ने अबू धाबी में मंदिर के लिए जमीन मुहैया कराई थी। शेख मोहम्मद उस समय क्राउन प्रिंस थे। उन्होंने मंदिर के लिए तब जमीन गिफ्ट की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE के दौरे पर आए थे। वो PM मोदी की पहली UAE यात्रा थी। साल 2018 में BAPS के प्रतिनिधियों ने शेख मोहम्मद और मोदी से राष्ट्रपति महल में मुलाकात की थी। PM मोदी तब दूसरी UAE यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे थे। ब्रह्म विहारी दास स्वामी ने बताया कि वो दिन था जब उन्होंने जाना कि शेख मोहम्मद का दिल कितना बड़ा है। उन्होंने बताया कि जब वो PM मोदी की तरफ बढ़े तो हैरान रह गए। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। उन्होंने शेख के सामने 2 योजनाएं रखी। पहली योजना के तहत अंदर मूर्तियां रखकर एक साधारण मंदिर में पूजा करना था, बिल्कुल हरि मंदिर की तरह। दूसरी योजना एक विशाल स्टोन मंदिर तैयार करना था, जो कि 10,000 साल पुरानी भारतीय कला और संस्कृति को समेटे हो। तो हम जान चुके हैं कि UAE के राष्ट्रपति मंदिर बनवाने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं। अब जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉर में आए नए ट्विस्ट के बारे में। रशिया के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन ने पश्चिमी देश यानी कि वेस्ट से हथियारों की मांग की है और ज्यादा से ज्यादा हथियार आपूर्ति की आवश्यकता पर जोर दिया है। रशिया लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने हाल ही में बताया है कि रूसी तोपों ने डोनबास क्षेत्र की ओर और आगे बढ़ने के क्रम में बखमुत के आसपास लगभग 25 कस्बों और गांवों को निशाना बनाया है। इसी बीच ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ इस युद्ध में यूक्रेन की मदद का ऐलान किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक और आर्टिलरी सिस्टम देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि ये टैंक यूक्रेन को बेहतर सुरक्षा और अधिक सटीक मारक क्षमता प्रदान करेगा। उम्मीद की जा रही है कि ब्रिटेन का ये कदम अन्य देशों को यूक्रेन की मदद के लिए अधिक आधुनिक उपकरण और हथियार देने के लिए प्रेरित करेगा। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में जर्मनी और अमेरिका यूक्रेन को बख्तरबंद लड़ाकू विमान भेजने में फ्रांस के साथ शामिल होने पर सहमत हो गए थे। फिलहाल इस कदम से युद्ध क्षेत्र में यूक्रेन की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इस इंटरनेशनल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको आज के क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। तो आज का क्वेश्चन था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 15 अगस्त 1947 को तो हो गया था, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सीमाएं किस दिन निर्धारित की गई थी?
तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान की सीमाएं बंटवारे के 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन की आधिकारिक घोषणा की गई थी। सर साइरिल रेडक्लिफ ने इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की रेखा को डिसाइड किया था। फिलहाल खबर विलायती में आपके लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।